अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मकतूला का शौहर दानिश खड़ा था। गुज़िश्ता पेशी पर मैं से सवाल जवाब नहीं कर सका था, लिहाजा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। दानिश साहब, मैंने इस्तगासा के सबसे अहम गवाह की तरफ देखते हुए ताज़ियत भरे अंदाज में कहा, मुझे आपकी बीवी को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये का सख्त अफसोस है। मैं भला आपकी बात का कैसे यकीन कर लूँ, क्योंकि जो शख्स इस अफसोसनाक वाक़ये का जिम्मेदार है, आप तो उसे बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वकील साहब। वो तड़क कर बोला, मेरी तमाम तर कोशिशें हक और सच को बचाने के लिए हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा मुवक्किल आपकी बीवी की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो इस मर्डर केस में फंसा हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। खैर, इसे तो मैं बाइज्जत बरी करवा ही लूँगा। आप ये बताएं, क्या आप मकामी हैं? मेरे सवाल पर वो चौंक उठा और उलझन ज़दा लहजे में पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कराची ही से है या? मैं समझ गया। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा और बताया, हम लोग 30-35 साल पहले यहाँ आकर आबाद हुए थे। कराची में रिहाइश इख्तियार करने से पहले मेरी पैदाइश अमल में आई थी। बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस इलाके से है? मैं एक ख़ास मकसद की खातिर दानिश के माजी को खंगालने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से जवाब दिया, पंजाब से। पंजाब में कहाँ? कच्चा खूह, खाने वाला कच्चा खूह? जी जी वही। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दानिश साहब, आप होटल लाइन में कब से हैं? मैंने यकायक अपना ज़ाविया सवालात तब्दील कर दिया। अपना होटल बनाए कमोवेश 10 साल हो गए हैं, उसने जवाब दिया। इससे पहले मैं दूसरे होटलों पर इस काम का तजर्बा हासिल करता रहा था। मैंने सुना है कि आपका तारिक रोड वाला ये होटल माशाल्लाह खूब चलता है। मैंने दोस्ताना अंदाज में इसे घिसना शुरू कर दिया। जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सुबह 7 से रात 12, साढ़े 12 बजे तक, उसने जवाब दिया, लगभग 17 घंटे। मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, बड़ी लंबी ड्यूटी है आपकी तो। मैं तमाम वक्त होटल में मौजूद नहीं होता, वो वजाहत करते हुए बोला। सुबह में एक और बंदा ड्यूटी देता है, वो मेरे भरोसे का आदमी है। मैं दोपहर के बाद होटल पर जाता हूँ। दानिश के भरोसे के इस बंदे का नाम नवीद खान था। वो इसके होटल का एक सीनियर मुलाजिम था। दानिश ने मुझे बताया कि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक नवीद होटल का काउंटर संभालता था और फिर 2 बजे से निस्फ शब तक दानिश खुद काउंटर पर मौजूद रहता था। गोया दानिश के हिस्से में कमोबेश 10 घंटे की ड्यूटी थी। ये तफसील फराहम करते हुए दानिश ने कहीं भी डंडी नहीं मारी थी। जमील अख्तर की ज़बानी भी इसी किस्म की मालूमात मुझ तक पहुंची थीं। वक़ुआ के दिन आप अपने जहन में ताज़ा करने की कोशिश करें दानिश साहब। मेरी जिरह की ट्रेन पटरी पर पटरी बदलने लगी। पुलिस के मुताबिक मकतूला को पेश आने वाले वाक़ये की इत्तला देने आप खुद थाने पहुंच गए थे। पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक 18 अप्रैल की शाम 8 बजे आप अपनी बीवी के कत्ल की रिपोर्ट लिखवाने मुताल्लिका थाने पहुंचे थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको ये बात कब पता चली कि आपकी निस्फ बेहतर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है? मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे अपनी जिरह के जाल में फंसाते हुए पूछा। और ये इत्तला आपको किसने दी थी? इस वक्त लगभग शाम के 6:30 या 7 बजे होंगे, वो मातिल अंदाज में बोला। और इस वाक़ये की इत्तला मुझे किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से फायज़ा को किचन के फर्श पर अपने ही खून में लथपथ मुर्दा पड़े देखा था। फिर मैं फ़ौरन इस वाक़ये की रिपोर्ट लिखवाने थाने चला गया था। गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस रोज़ आपके होटल की छुट्टी थी? मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। नहीं, वो गड़बड़ा गया। होटल तो खुला हुआ था। फिर आप अपने घर पर क्या कर रहे थे? मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। इस वक्त तो आपको होटल पर होना चाहिए था। बिकॉज व्हाट इज़ योर ड्यूटी टाइम? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं वकील साहब, वो खुद को संभालते हुए बोला।
मैं रोज़ाना रात को 12 बजे के बाद ही होटल से लौटता हूँ, मगर इस रोज़ एक ज़रूरी काम के लिए मुझे जल्दी आना पड़ गया था। मैंने अपने एक मुलाजिम फिरोज़ को काउंटर पर खड़ा किया और घर आ गया, लेकिन इसकी आवाज़ भर्रा गई। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने बस इतना कहा, मुझे क्या पता था कि घर में मुझे फ़ायज़ा की लाश देखना पड़ेगी। दानिश साहब, मैं आपकी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, लेकिन अदालत को ये तो आप ही बताएंगे कि बकुआ के रोज़ किस ज़रूरी काम से आपको कबल वक्त घर आना पड़ा था। उसने बताया कि मेरे पास बीसी डली हुई है, 5,000 रुपये महीना से 1 लाख रुपए की बीसी, यानी 20 मेंबर्स वाली बीसी। ये खासी तगड़ी बीसी है जो हर माह की 20 तारीख को मुताल्लिका शख्स के हवाले कर दी जाती है। अप्रैल में अब्दुल वहाब साहब की बीसी थी। अब्दुल वहाब को किसी फौरी ज़रूरत के तहत पैसों की तलब हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितनी बीसी जमा हो चुकी है वो मुझे दे दें, बाकी मैं बाद में ले लूँगा। इस वक्त तक 16 बीसियाँ आ चुकी थीं, यानी मेरे पास 80,000 रुपये जमा हो गए थे। हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर मैंने वो रकम अपने घर पर रखी हुई थी। अब्दुल वहाब का काम करने के लिए, यानी वो रकम लेने में अपने घर आया था। ये जिस ज़माने का वाक़या है, उस वक्त 5,000 रुपये माहाना की कमेटी को खासा हैंडसम समझा जाता था, इसीलिए दानिश ने इसे तगड़ी बीसी कहा था। इसकी वजाहत के जवाब में मैंने कहा, दानिश साहब, मुझे उम्मीद रखना चाहिए कि अगर आपके बयान की तस्दीक के लिए अब्दुल वहाब साहब को गवाही की गर्ज से यहाँ लाने की ज़रूरत महसूस हुई तो आप इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे, है ना? मेरे माना ख़ैज़ इस्तफसार के जवाब में उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, दानिश साहब, बकुआ के रोज़ आप बीसी की रकम लेने के लिए होटल से कितने बजे रवाना हुए थे? लगभग 6 या 6:30 बजे। आपके होटल का किचन गुलाम हुसैन ने संभाल रखा है और तंदूर पर फिरोज़ की ड्यूटी है, जिसे आप काउंटर पर खड़ा करके बीसी लेने घर गए थे। इसके अलावा 2 वेटर्स एजाज और सईद भी होटल के स्टाफ में शामिल हैं। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इनमें से किसी को गवाही के लिए बुलाना तो फजूल ही है, क्योंकि वो तो आप ही की ज़ुबान बोलेंगे। लिहाजा मैंने शोएब खान को गवाही के लिए तैयार कर लिया है। क्या आप शोएब खान को जानते हैं? उसने टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, आपने तो मेरे होटल के मुलाजमीन की कुंडलियाँ निकाल रखी हैं। शोएब खान, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या आप इसी शोएब खान की बात कर रहे हैं जिसकी दुकान मेरे होटल के सामने है? सही पहुँचे, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। शोएब खान की दुकान में ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपने वहाँ से च्युइंगम का एक बार ख़रीदा था। कराची में किसी खान साहब की दुकान उम्र अय्यार की ज़ंबिल के मानंद होती है, कुछ भी ख़रीदने चले जाओ, खान साहब की ज़बान में इनकार नहीं। वो छोटी सी दुकान में से आपकी ज़रूरत की हर मतलूबा शय निकाल कर आपके सामने काउंटर पर रख देगा। जी हाँ, गवाह ने इस बात में जवाब दिया, इस रोज़ मैंने शोएब खान की दुकान से च्युइंगम खरीदी थी। योर ऑनर, मैंने रुए सुखन जज की जानिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इस वक्त शोएब खान कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। अब मैं उसे गवाही के लिए अंदर बुलाना चाहता हूँ। शोएब खान का कहना है कि बकुआ के रोज़ दानिश साहब ने दोपहर 4 बजे उसकी दुकान से च्युइंगम खरीदी थी। इसके बाद दानिश साहब अपने घर की जानिब रवाना हो गए थे। जज ने ठोस आवाज़ में कहा, यू आर परमिटेड। अब आइंदा 10 मिनट में शोएब खान ने सफाई के गवाह की हैसियत से अदालत में इस अमर की तस्दीक कर दी कि दानिश ने बकुआ के रोज़ 6-6:30 बजे नहीं बल्कि 4 बजे दोपहर उसकी दुकान से च्युइंगम का एक बार ख़रीदा था। दानिश साहब, आपने 18 अप्रैल यानी बकुआ के रोज़ होटल से घर आने के वक्त में जो 2-2.5 घंटे की डंडी मारी है, मैं फ़िलहाल इसे इशू बनाकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अहम पॉइंट्स को डिस्कस करना अभी बाकी है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आपकी डंडी को हमेशा के लिए पसे पुष्ट डाल दूँगा। मैंने इस्तगासा के गवाह और मकतूला के शौहर की आंखों में झांकते हुए धमकी आमेज़ अंदाज में कहा और फिर पूछा, गुज़िश्ता पेशी पर आपने वकील सरकार के सवालात के जवाब में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि आपके और मकतूला के बीच मोहब्बत और एतमाद का बड़ा मजबूत रिश्ता कायम था। आप दोनों एक दूसरे के हमराज थे। आप मियाँ बीवी की ज़िंदगी आईने के मानंद एक दूसरे के सामने आया थी।
आप एक दूसरे के बारे में माजी और हाल के हर छोटे बड़े मामले से वाकिफ थे। जी ऐसा ही था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि मकतूला का पैदाइशी नाम फ़ायज़ा नहीं बल्कि शाइस्ता था। जी हाँ, फ़ायज़ा ने मुझे नाम की तब्दीली के बारे में बता दिया था, उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। और ये हकीकत भी आपसे ढकी छुपी नहीं होगी कि 4.5 साल पहले मकतूला शाइस्ता उर्फ फ़ायज़ा अपने महबूब नबील वकील साहब, गलती किससे नहीं होती, और फिर जवानी तो दीवानी होती है। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ा। फ़ायज़ा ने इस वक्त जज्बात की रो में बहकर जो कदम उठाया था, इसे नादानी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में इसे अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मरहुमा के माजी को कुरेदने के बजाय आप मुझसे कोई और सवाल करें। मैंने फ़ायज़ा की इस बेवकूफ़ी को अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं दी थी। जब अल्लाह इंसानों की ख़ताओं का पर्दा रखता है तो इंसान को भी इसी वस्फ़ को ध्यान में रखना चाहिए। आई एम सॉरी दानिश साहब, मेरे इस तफसीलात से आपको कोफ्त हुई, लेकिन कमरा अदालत एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ ना चाहते हुए भी इंतहाई नापसंदीदा और तकलीफ़देह सवालात का सामना करना पड़ता है। मैंने मादिल अंदाज में कहा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे किसी सवाल से आपकी दिल आज़ारी ना हो, लिहाजा मैं आपके निकाहनामे की तरफ आता हूँ। निकाहनामा? वकील इस्तग़ासा ने अजीब से लहजे में कहा। ये कौन सी नई कहानी शुरू कर रहे हैं आप? वकील मुखालिफ ने ऑब्जेक्शन योर ऑनर की सदा बुलंद करने के बजाय बराह रास्त मुझसे सवाल किया था, लिहाजा मैंने जवाबन जुमानी अंदाज में कहा, कहानी तो पुरानी ही है मेरे फाजिल दोस्त, लेकिन लगता है आपकी याददाश्त आमादाए बगावत है जो आपको नई नई सूझ रही है। क्या मतलब है आपका? वो बुग़्ज़ाना नज़र से मुझे घूरते हुए बोला। वेरी सिंपल माई डियर काउंसलर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ज़ेर समाअत केस फ़ायज़ा मर्डर से मुतालिक है और गवाह मकतूला का शौहर था। ये तो आपको पता ही होगा कि एक मर्द और औरत को एक दूसरे का शौहर और बीवी बनने के लिए बाकायदा निकाह करना पड़ता है, और निकाहनामा एक ऐसी कानूनी और शरई दस्तावेज़ है जो एक मर्द और एक औरत की शादी की तस्दीक करता है। इस तगासा के गवाह दानिश और मकतूला फ़ायज़ा की शादी के मौके पर भी एक निकाहनामा तैयार किया गया था। मैं इसी दस्तावेज़ का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपको फिल वक्त कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे बढ़ूँ। मेरी इस वजाहत ने जावेद हमदानी की बोलती बंद कर दी थी। मेरे नोकीले इस्तफसार का जवाब देने के बजाय वो बेबसी से कंधे उचकाकर रह गया। मैं गवाह की जानिब मुतवज्जा हुआ। दानिश साहब, और अबरार हुसैन से आपका क्या ताल्लुक़ है दानिश साहब? वो मेरा दोस्त है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तुम दोनों की दोस्ती की उम्र क्या है? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे अनजाने में उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। आप इकरार हुसैन की बात कर रहे हैं ना? वो चालाकी से बोला। हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, मगर आप तो मेरे निकाहनामे के बारे में सवाल करने वाले थे। फिर इकरार हुसैन बीच में कहाँ से आ गया? दानिश की घबराहट आमेज़ होशियारी से साफ नज़र आ रहा था कि वो दरार ज़दा सूरत हाल को अल्फाज की लीपापोती से नाकाबिले गिरफ्त बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी पूरी तरह चौकन्ना और मुस्तैद था। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सनसनाते हुए लहजे में कहा, इकरार नहीं, अबरार, अबरार हुसैन। नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं किसी अबरार हुसैन को नहीं जानता। चलें, अबरार हुसैन को फ़िलहाल साइड पर रख देते हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप ये बताएं कि मकतूला के साथ आपकी अज़दवाजी रिफ़ाक़त का अरसा कितना तवील रहा? 1 साल, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मकतूला का माजी आपके सामने एक खुली हुई किताब के मानिंद था। मैंने अपनी जिरा के जाल को रफ्ता रफ्ता समेटना शुरू कर दिया। मकतूला के वालिदैन मरहूमीन सादिक अली और बिल्किस फ़ातिमा ने किसी सियाने के कहने पर इसका नाम शाइस्ता से बदल कर फ़ायज़ा रख दिया था। इस सियाने ने यह भी कहा था कि नाम की तब्दीली के बाद 1 साल के अंदर ही मकतूला की शादी हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो कहते कलामी करते हुए जल्दी से बोला। नाम तब्दील करने के 5-6 माह बाद ही उसकी शादी हो गई थी। गोया सियाने का कहना हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुआ था। जी हाँ, उसने इस्पात में जवाब दिया।
क्या मकतूला के साथ यह आपकी पहली शादी थी? जी बिल्कुल। और मकतूला की आपसे? इसकी भी ये पहली शादी थी, उसने बताया। हमारा निकाहनामे में फ़ायज़ा के आगे कमारी और मेरे आगे अक़्द अव्वल लिखा हुआ था। शायद मैं बताने में अल्फाज को आगे पीछे कर रहा हूँ, आप तो यकीनन समझ ही गए होंगे। यह हम दोनों की पहली ही शादी थी। अक़्द अव्वल का जिक्र करके आपने एक पेचीदा मसले को चुटकी बजाते हुए हल कर दिया है दानिश साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब निकाहनामे के मौजू पर कुछ कहना बेमायनी है। चंद लम्हात के लिए ये साबित हो गया कि आप वाक़ियतन अबरार हुसैन को नहीं जानते। मैं समझा नहीं वकील साहब। वो हवनकों की तरह मेरी सूरत देखते हुए बोला। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने तो कई चीज़ों को खलत मलत कर दिया है। हर बात को समझने के लिए दिमाग को ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं होती दानिश साहब, ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। अभी आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, वो अल्लाह के हुक्म से एक एक करके जुदा हो जाएंगी। बस आप अपने बयान पर डटे रहेंगे ना? कब? कौन सा बयान? वो जुज़्ब होते हुए बोला। अरे आप तो खामखा परेशान हो गए, मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा। मेरा इशारा सियाने की पेश गोई की जानिब था। आप इस बात पर कायम है ना कि मकतूला का नाम तब्दील करने के बाद 5-6 माह में उसकी शादी हो गई थी? ये बात थोड़ी देर पहले आप ही ने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताई है। जी जी मैं कायम हूँ, वो हिचकिचाहट भरे लहजे में बोला। दानिश साहब, पिछले 1 घंटे में आपने मेरे सवालात के जवाब में जो कुछ बताया वो इस अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। मैंने इस्तग़ासा के गवाह के गिर्द अपनी जिरह के हल्के को तंग करते हुए कहा। मसलन आप बुनियादी तौर पर खानेवाल के एक इलाके कच्चा से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर किसी अबरार हुसैन को बिल्कुल नहीं जानते। वक़ुआ के रोज़ आप अब्दुल वहाब की BC की रकम लेने के लिए होटल से घर की जानिब रवाना हुए तो इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे, जबकि शोएब खान का दावा है कि आप इस रोज़ सेपहर 4 बजे अपने होटल से निकले थे। आप मकतूला के माजी और हाल से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखने के दावेदार हैं और इस अम्र की गवाही देते हैं कि सियाने की पेशीन गोई के मुताबिक मकतूला की शादी नाम तब्दील करने के 5-6 माह बाद हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का और रफ़ाकत का अरसा महज 1 साल बताया है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी नज़र से इसे घूरा और फिर इजाफ़ा करते हुए मज़ीद कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप इसकी निशानदही कर सकते हैं, या अगर आपने अपने बयान के किसी हिस्से को तब्दील करना हो तो। मैंने दानिस्ता अपने आखिरी जुमले को अधूरा छोड़कर सवालिया नज़र से इस्तग़ासा के गवाह की जानिब देखा तो वो खुद को पूरे एतमाद ज़ाहिर करते हुए बोला। मैंने अदालत में हाजिर होने के बाद सच बोलने का हलफ उठाया था और मैंने हर कदम पर सच ही बोला है, लिहाजा बयान बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर जवाब पैदा होने को बेताब है, मैंने एक प्रश्न पर दबाव डालते हुए कहा। मुझे इस केस में हाथ डाले कमोबेश 9 माह चंद दिन हो गए हैं, यानी किसी इंसान की पैदाइश के लिए मुकर्ररा कुदरती और फितरी मुद्दत पूरी हो चुकी। चुनाचे अब डिलीवरी का वक्त सर पर आन पहुँचा है, ज़च्चगी के लिए तैयार हो जाएं। फिर मैं जज की सनत मुड़ा और बड़े ठोस अंदाज में दलाइल देने लगा। जनाब आली, मकतूला फ़ायज़ा आज से लगभग 4.25 साल पहले अपने महबूब नबील के साथ घर से फरार हुई थी और इस शर्मनाक वाक़ये के 6-7 माह बाद किसी सियाने के मशवरे पर उसका नाम शाइस्ता से फ़ायज़ा कर दिया गया। कुछ अरसे बाद यानी आज से कमोबेश 4 साल पहले उसकी शादी अबरार हुसैन नामी एक ज़मींदार से हो गई। अबरार हुसैन का ताल्लुक़ कच्चा खूह खानेवाल से था, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी महज 2 साल चल सकी, और वो भी इस तरह के मकतूला गांव में जाकर रहने को तैयार नहीं थी और इसकी ख्वाहिश थी कि अबरार हुसैन काश्तकारी को खैरबाद कहकर कराची में आ बसे। लेकिन अबरार हुसैन को किसी भी तौर गवारा नहीं था। दोनों ख़ानदानों में तनाव बढ़ा तो मकतूला के वालिदैन ने इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, मगर अबरार हुसैन मकतूला को तलाक देने पर राज़ी नहीं हुआ। उसने इस मामले को अपनी अना का मसला बना लिया। उसकी ज़िद थी कि मकतूला कच्चा खूह जाकर उसके साथ रहे या फिर यूं ही हवा में मुअल्लक अपने मेके में बैठी रहे। इस सूरत हाल के पेश नज़र मकतूला के वालिदैन ने खुला का केस दायर कर दिया। मकतूला के वकील ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अबरार हुसैन को
ایک بد کردار اوباش عیاش اور پتہ نہیں کیا کیا ظاہر کر کے مقتولہ کو عدالت سے خلا دلوا دی۔ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ مقتولہ کی جیت اور ابرار حسین کی بدترین شکست تھی۔ ابرار حسین نے اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک وفادار دوست کو میدان میں اتارا۔ اس دوران میں مقتولہ کے والدین کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو چکا تھا۔ صادق علی نے اپنی زندگی ہی میں جائیداد کا بٹوارا کر دیا تھا۔ وراثت کے قانون کے مطابق اس تقسیم سے مقتولہ کے حصے میں ایک اپارٹمنٹ آیا۔ بہادر آباد کے علاقے میں واقع اس اپارٹمنٹ کی اچھی خاصی قیمت ہے۔ ابرار حسین نے اپنے دوست کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ میرے فاضل دوست وکیل استغاثہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنے ابرار حسین کے اس دوست کا نام بتانا پسند کریں گے؟ دھیرج مہاراج، میں نے زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھنڈا کر کے کھانے سے زبان نہیں جلتی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اپنے ابرار حسین کا استعمال آپ نے بالکل غلط کیا ہے۔ میں آج تک مقتولہ کے پہلے شوہر سے کبھی نہیں ملا۔ پھر اپنے پرائے کا کیا سوال؟ وکیل استغاثہ خجل سا ہو کر ماندہانہ نظر سے مجھے تکنے لگا اور میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، ابرار حسین اپنی سابقہ بیوی یعنی مقتولہ سے بھیانک انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دوست کو مالی فائدہ پہنچانے کا بھی تمنائی تھا۔ لہٰذا ابرار حسین اور اس کے دوست میں یہ ڈیل طے پائی کہ وہ مقتولہ کو اپنی محبت کے فریب میں پھنسا کر اس سے شادی کر لے گا۔ اس طرح بہادر آباد والا اپارٹمنٹ اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے دانش کی سمت اشارہ کرنے کے بعد اپنا بیان جاری رکھا۔ یہ شخص مقتولہ سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر مقتولہ اپنا اپارٹمنٹ اس کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ جب 1 سال کی کوشش بھی بارآور ثابت نہ ہوئی تو ابرار حسین کے صبر کا اور دانش کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ لہٰذا مقتولہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مقتولہ کی موت کے بعد اس کی ملکیت میں موجود ہر شے اس کے شوہر کی ہو جاتی۔ اس طرح دونوں دوستوں کے مقاصد پورے ہو جاتے، یعنی ابرار حسین مقتولہ کی تباہی و بربادی پر دلی سکون محسوس کرتا اور مقتولہ کے حریص شوہر کی لاٹری نکل آتی۔ مقتولہ نے ملزم کی ذات کے حوالے سے اپنے شوہر کو جو کچھ بتا رکھا تھا، اس نے ان معلومات کے سہارے میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنا کر اس سچویشن میں فٹ کر دیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ آپ نے استغاثہ کے معزز گواہ اور مقتولہ کے خاوند کو اس کیس میں گھسیٹنے کے لیے جو سنسنی خیز کہانی گھڑی ہے، اسے ثابت کیسے کریں گے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ سب سے جید ثبوت تو اس وقت وٹنس باکس میں موجود ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر یہ بندہ تعاون کے لیے آمادہ نہ ہوا تو پھر میں مقتولہ کے بڑے بھائی شکیل اور چھوٹی بہن فرحانہ کو گواہی کے لیے عدالت میں لاؤں گا، جو اس امر کی تصدیق کریں گے کہ میں نے مقتولہ کے ماضی یعنی ابرار حسین سے اس کی شادی اور خلا کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ 100% درست ہے۔ میں مقتولہ کی ایک دیرینہ دوست مریم کو بھی یہاں آنے کی زحمت دوں گا۔ مریم ایک سینئر پولیس آفیسر کی بیٹی ہے۔ مقتولہ مریم کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتی رہتی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ مقتولہ نے مریم کو بتایا تھا کہ اس کا شوہر ایک لالچی اور بدتمیز شخص ہے۔ اس کی نگاہ بہادر آباد والے اپارٹمنٹ پر لگی ہوئی ہے، جسے ہتھیانے کے لیے وہ مقتولہ سے اکثر مار پیٹ بھی کرتا ہے، اور استغاثہ کا تعزیہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں موزہ کچا کھو کھانے وال سے بھی چند افراد کو بلوا سکتا ہوں جو ابرار حسین اور دانش کی دوستی کی تصدیق کر دیں گے۔ ویسے تو، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے جج کی جانب دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، اب تک استغاثہ کے گواہوں کی جتنی غلط بیانیاں، انکوائری آفیسر کی جتنی کوتاہیاں اور اپنے فاضل دوست کی جتنی بے مقصد خلا بازیاں منظر عام پر آ چکی ہیں، ان کی روشنی میں میرا موکل بے گناہ دکھائی دیتا ہے۔ ملزم کے اوزار چرا کر کسی سفاک شخص نے اسے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے موکل کا فائزہ مرڈر کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ تحریر کرنے کے بعد وٹنس باکس میں کھڑے مقتولہ کے شوہر دانش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ابھی ڈیفینس نے جو کچھ کہا ہے، اس کی رد میں تم کچھ کہنا چاہو گے؟
पानी। वो अपने हलक पर हाथ फेरते हुए इज़्तिरारी लहजे में बोला, मेरा हलक सूख रहा है। तुम जैसे दय्यूसों को पानी नहीं जहर पीना चाहिए, मैंने नफरत अंगेज लहजे में कहा, ताकि इस धरती का कुछ बोझ कम हो जाए। दानिश का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो रहम तलब नजर से जज को देखने लगा। जज एक ज़ैरिक और मर्दमशनास शख्स था। मेरे मुशाहिदे और तजर्बे के मुताबिक उसने मामले की तह तक रसाई हासिल कर ली थी। तो क्या? जज ने खुशीली नज़र से इस्तगासा के गवाह दानिश को घूरा, फिर अतमाम हुज्जत के तौर पर कहा, तुम्हारी इस मुजरमाना खामोशी को इकबाल जुर्म तस्वुर किया जाए? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए नहीफ आवाज़ में बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कबल इसके कि इस्तगासा के गवाह के चक्करों का कुछ किया जाता। वो सर को थामे थामे लड़खड़ाया और फिर किसी कटे हुए शहतीर के मानिंद धड़ाम से कटहरे के फर्श पर जा गिरा। जज ने मकतूला के बेहोश शौहर को पुलिस कस्टडी में देते हुए अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा पेशी 3 रोज़ बाद थी। जिन हालात में दानिश कटहरे में ज़मीन बोस हुआ था, इसकी तशरीह और तफसीर के लिए 3 दिन नहीं 3 घंटे भी काफ़ी थे। पुलिस की तहवील में उसने ज़बान खोल दी। इस तरह एक इब्नुल हर्ष शख्स ने अपने मंतकी इंजाम को पहुंच गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगली पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था।